वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक फैंटेसी टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है गजाना। तो अब चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में बैकग्राउंड में कुछ बातें सुनने को मिलती है कि तमिल बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और इसी तरह हमारे एंशिएंट पीरियड में काफी सारे राज भी छुपे हैं। जिस तरह से आप लोग मूवीज में गॉडजिला या तो फिर ड्रैगन को देखते हैं, उसी तरह बहुत सालों पहले इस धरती पर याली नाम का एक क्रिएचर रहता था जो आम इंसानों में अपनी जिंदगी भी गुजारता था। आज भी हम पुराने मंदिरों में इस याली की स्टैचू को देख सकते हैं, जिसका रूप सम काइंड ऑफ हाथी जैसा होता है। नागामलई के जंगलों में कुछ खजाना छुपा है। उसी खजाने को फिलहाल ये याली प्रोटेक्ट कर रहा है। उस खजाने को पाने के लिए काफी सारे लोगों ने कोशिश की। उसके बाद एक और स्टोरी को दिखाया जाता है। फिलहाल काली और उसकी बीवी कुछ आदमियों से भागते भागते जंगल में आने लगते हैं। बात यह है कि इस काली ने एक बंदे से कर्जा लिया और अभी तक वो कर्जा चुकाया नहीं, तो वो बंदे काली और उसकी वाइफ को धमकाने लगते हैं कि तुम अपना कर्जा देकर अपनी बीवी को ले जाओ। तो उन लोगों से बचने के लिए ये दोनों जंगलों में इधर उधर भागते रहते हैं। सो भागते भागते ये दोनों अपने जंगल के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, जो उस तरफ जाना मना है। दूसरे वाले बंदे उस तरफ जाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दूसरा बंदा उस बंदे को रोकने लगता है कि उस तरफ मत जाओ, वो जंगल ही उनको खा जाएगा। इस तरफ काली और उसकी बीवी किसी जगह पर आकर बस ऐसे ही रेस्ट लेते रहते हैं। उसी वक्त काली को ऐसा लगता है कि इसकी बीवी इसको बुला रही है, लेकिन वो तो अच्छे से सो रही होती है। लेकिन इसके बावजूद भी काली को कहीं दूर से आवाजें आती रहती है, जैसे इसकी बीवी बुला रही है। जब वो काली दोबारा अपनी बीवी की तरफ देखता है तो वहाँ पर इसकी बीवी मौजूद नहीं होती। अपनी बीवी को बुलाते हुए बहुत तलाश करने लगता है कि मंगम्मा तुम कहाँ पर गई। ढूंढते ढूंढते जब दोबारा उसी पेड़ के पास देखता है तो इसकी बीवी वहीं पर बैठी होती है। काली कहने लगता है कि मंगम्मा ये जगह सही नहीं है, चलो हम यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। इस तरह से जब ये दोनों यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, उसी वक्त ये देखते हैं कि एक बहुत बड़े पेड़ से बहुत बड़ा सांप लिपटा है। जब वो काली दोबारा अपने बगल पर दिखता है तो इसकी बीवी इसके बगल में मौजूद नहीं होती, उसी पेड़ के नीचे बैठी होती है। काली अपनी बीवी से कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि हम कहां पर आ चुके हैं, नागामलई जंगलों में। अगर हम और थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारी जान बच सकती है। इस जंगल के बारे में मैंने अपने दादाजी से सुना था। इस जंगल के किसी जगह पर एक स्पेशल टाइप के पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे काफी सारा खजाना छुपा है एक बहुत बड़े राजा का। तो इसी दरमियान में काली को वो प्लेस नजर आ ही जाती है। अपनी बीवी से कहने लगता है कि मंगम्मा मैंने इसी प्लेस के बारे में बात किया, हम तो माला माल हो चुके हैं। इस तरह से वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करता है। उसी वक्त जंगल में कुछ अजीब सी हरकतें होने लगती है। मतलब बगल वाली नदी गर्म होने लगती है, दूर दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजें सुनने के बाद ये दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम ये देखते हैं कि उस जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी भी है। वो हाथी काली को चेस करके मार देता है। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। काली इसकी बीवी की सारी कहानी एक किताब में लिखी होती है। एक्चुअली हेमा नाम की एक लड़की इस किताब को पढ़ती रहती है। राइटर का नाम जानकर हेमा अपने एक बंदे के साथ उस राइटर से मिलने के लिए जाती है, बहुत ही दूर ट्रैवल करके। सो वो राइटर हेमा को देखकर यही बात पूछने लगता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। हेमा कहने लगती है कि सर पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आपने एक एंशिएंट चीज के बारे में अपनी किताब में जिक्र किया। एक्चुअली ये किताब इतना पॉपुलर नहीं होती और उसी तरह से ज्यादा पब्लिश भी नहीं हुई होती। कहने लगती है कि बहुत ही कम लोगों को हमारे कल्चर्स के बारे में पता होता है, लेकिन थैंक्स टू योर जनरेशन अभी भी आप जैसे लोग हमारे कल्चर को बचा रहे हो, इस जनरेशन के सामने ला रहे हो। जो लोग नागामलई के फारिश के बारे में नहीं जानते, आपने अपनी किताब में उसका जिक्र किया, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता। बहुत पहले एक ब्रिटिशर ने इसके बारे में जिक्र किया था। सर मैंने सुना है कि 1971 में चंद्रमौली नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जंगल में गए थे। वो और उसकी सारे टीम मेंबर्स वापस जिंदा भी लौट आए। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हो। वो राइटर कहने लगता है कि चंद्रमौली एक बहुत ही टफ किस्म का बंदा था और इसी तरह वो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। इसी बातों ही बात में उस राइटर का कमरे का एक दरवाजा अपने आप हिलने लगता है। राइटर हेमा से पूछने लगता है कि आप मेरे से सिर्फ मिलने के लिए आए हो या तो फिर कुछ और जानकारी हासिल करने के लिए। हेमा पूछने लगती है कि सर मैंने नंदी वर्मा के बारे में भी सुना था, वो और उसकी टीम मेंबर्स भी उस जंगल में गए थे, क्या आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बता सकते हो। तो वो राइटर टोटली मना करने लगता है कि आप यहाँ पर थैंक यू बोलने के लिए आए हो, बोल दिया अब आप यहाँ से जा सकते हो। यह सुनने के बाद हेमा और उसका टीम मेंबर इस राइटर से हल्का सा मजाक करने लगते हैं। मतलब ऐसे कहने लगते हैं कि आपकी किताब झूठी है। राइटर गुस्से में आकर कहने लगता है कि आप अपने फोन्स को यहीं पर रखकर
मेरे पीछे पीछे आओ। इस तरह से इन दोनों को अपने रीडिंग रूम पर ले जाने लगता है। वो राइटर कुछ पेपर्स हेमा और उसके बंदे को देते हुए कहने लगता है कि इसमें नंदी वर्मा की सारी कहानी लिखी है और वैसे भी वो सारे हादसे इनकम्प्लीट है, फिर भी तुमको इसके बारे में जानना है तो इन पेपर्स को पढ़ लो। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर उस चंद्रमौली को दिखाया जाता है, वही जो आर्कोलॉजिस्ट। एक दिन वर्मा नाम का एक बंदा इस चंद्रमौली से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली 2 साल से इसके पीछे पड़ा होता है उस जंगल के बारे में जानने के लिए, क्योंकि 1971 में चंद्रमौली और उसकी टीम मेंबर्स उस नागमलई फॉरेस्ट पर जाकर बचकर वापस आ गए। तो इसी के बारे में वो चंद्रमौली कुछ किताबें लिखी होती है कि वहाँ पर काफी सारा खजाना है। तो उसी खजाने के बारे में जानने के लिए वर्मा बार बार इस चंद्रमौली के पास आते रहता है। चंद्रमौली इतना इंटरेस्ट नहीं होता इससे मिलने के लिए। फिलहाल वर्मा एक छोटा सा मैप इस चंद्रमौली को देने लगता है। मतलब चंद्रमौली इस मैप को काफी सालों से ढूंढ रहा था, वो इसको लाकर देता है। शायद इसके बदले वर्मा को उस फॉरेस्ट के बारे में बताए। फिर भी चंद्रमौली वर्मा को डांटने लगता है, अरे वर्मा तुम उस जंगल के बारे में नहीं जानते। वर्मा कहने लगता है, मैं जानता हूँ प्रोफेसर, काफी सालों पहले वहाँ पर नाग जाति रहती थी, उसे ही नाग देश कहा जाता था। वहाँ पर 5 इंसानी सांप भी रहते हैं, उनके पास काफी सारी शक्तियाँ भी है। उसी तरह वहाँ पर जाने के लिए एक बहुत बड़े हाथी के जंगल को भी क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेसर आप लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाए। चंद्रमौली कहने लगता है, अरे पागल, उस टाइम हम 10 लोग गए थे, उनमें से 2 ही लोग बचे, एक मैं हूँ और एक तुम्हारा फादर। और वैसे भी वो मैप्स क्या आपकी प्रॉपर्टी है? इसमें मेरे फादर ने भी मेहनत की है। फिर भी चंद्रमौली कहने लगता है कि वर्मा वो कोई मामूली जंगल नहीं है, वहाँ पर आम जानवर भी नहीं रहते, तुम जैसे पागल को वो मैप्स मैं कैसे दूं? वर्मा कहने लगता है, अरे सर पागल बंदे ऐसे काम करते हैं। सर देखिए मेरा तो सिर्फ एक ही एम है, वहाँ की नागमणि को हासिल करना। आपका भी वही एम था, लेकिन आप नाकामयाब हो गए। अगर हम तीनों मैप्स को जोड़ेंगे तो हम नागामलई फॉरेस्ट को पहुँच सकते हैं। आप सिर्फ वो मैप्स मुझे दे दीजिए। अरे सर मरूंगा तो मैं मरूंगा, आपका क्या जाएगा, आप तो यहीं पर बैठे हो। इस तरह से वर्मा चंद्रमौली से बहुत जिद करने लगता है। तो चंद्रमौली वर्मा को दूसरे मैप का टुकड़ा दे देता है। कहने लगता है कि मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि वो प्लेस कहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर कुछ सिंबल्स देखने को मिलती है। वर्मा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वर्मा की टीम मेंबर्स एक लोकल टूरिस्ट गाइड की मदद से उस जंगल पर जाने लगते हैं। मतलब इनका यही प्लान होता है कि वर्मा की टीम मेंबर्स हाथी के जंगल के पास रुकेंगे, वर्मा वहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब वर्मा ऑलरेडी अपनी टीम को भेज चुका होता है। अब ये चारों उस टूरिस्ट गाइड को ये नहीं बताते कि ये लोग हाथी के जंगल पर जा रहे हैं, बस यही कहने लगते हैं कि कुछ रिसर्च करने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनमें से 2 लड़कियाँ 2 लड़के होते हैं। इसी बातों में एक बंदा गाइड से यही बात पूछने लगता है, क्या आप नागामलई फॉरेस्ट के बारे में जानते हो? वो गाइड कहने लगता है, अरे सर आप जिस काम के लिए आए हो वो काम करके यहाँ से चले जाओ। जो भी बंदा उस जंगल में गया है लौटकर वापस नहीं आया। एक लड़की उस गाइड से पूछने लगती है, भैया उस नागामलई जंगल में ऐसा क्या है? गाइड कहने लगता है कि लोगों का कहना है वहाँ पर बहुत बड़ा खजाना है, जो कोई भी उस खजाने को हासिल करने के लिए गया वापस लौटकर नहीं आया। कुछ सालों पहले एक वाइफ एंड हस्बैंड अनजाने में उस जंगल के पास पहुंच गए, वापस उसका हस्बैंड लौट नहीं आया। वो औरत अपने गांव में पागलों की तरह घूम रही है। मैं भी एक बार उस बॉर्डर के पास पहुंचा था, उस टाइम मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो गई, हाथ पैर कांपने लगे, सर घूमने लगा, बहुत ही मुश्किल से मैं वहाँ से वापस लौटा। इस तरह से ये 5 लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए जर्नी करते रहते हैं। अब इनकी बातें सुनने के बाद उस गाइड को थोड़ा सा शक होने लगता है, क्या लगता है ये लोग अपनी रिसर्च के लिए नहीं आए, इनका इरादा तो कुछ और ही लगता है। खैर जो भी हो, थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो गाइड एक रास्ते से ले जा रहा होता है तो दूसरा बंदा मैप देखते हुए कहने लगता है कि भैया हमको इस रास्ते से जाना होगा। अब वो लोग भी उसी बंदे को फॉलो करने लगते हैं। गाइड भी कहने लगता है, ठीक है आपकी मर्जी। थोड़ी दूर जाने के बाद किशोर नाम का एक बंदा सारे लोगों से कहने लगता है कि गाइस हमारे प्लान में एक छोटा सा चेंज है। गाइड को नागामलई का रास्ता पता है और हमारे पास नक्शा है, तो हम क्यों वर्मा का वेट करें, हम खुद उस ट्रेजर को फाइंड आउट करते हैं। यह सुनने के बाद पहले तो बाकी लोग मना करने लगते हैं कि सारा प्लान वर्मा का है, हम वर्मा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। किशोर कहने लगता है, देखो अगर हम खजाने को फाइंड आउट करेंगे तो हम अमीर बन जाएंगे, तो बाद में वर्मा हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। गाइड कहने लगता है कि सर मैं तो आपको वहाँ पर ले जाऊंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा। किशोर कहने लगता है, मैं आपको जितना दे रहा हूँ उससे डबल मैं आपको दूंगा। अब आइडिया अच्छा है समझकर सारे लोग किशोर को फॉलो करने लगते हैं। इस तरह से ये सारे लोग बिना वर्मा का वेट किए खजाने को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ उस वर्मा को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को उस जंगलों में तलाश करते रहता है।
है। यहाँ पर एक और बात यह है कि किशोर और बाकी लोग अपने GPS को ऑफ कर चुके होते हैं। जब वर्मा रेस्ट लेने के लिए किसी जगह पर बैठा होता है तो काफी सारे बंदर इसका पीछा करने लगते हैं। वर्मा उन बंदरों से बचने के लिए जब भाग रहा होता है तो बहुत बड़े गड्ढे में गिर जाता है। खैर बाद में वर्मा किसी भी तरह से उस गड्ढे से बाहर आता है। इसको समझ में ही नहीं आता कि इसके टीम मेंबर्स कहाँ पर गए। एक्चुअली असली मैप तो इस वर्मा के पास होता है, मतलब खजाने का कंप्लीट मैप। इस तरफ ये गाइड यही सोचने लगता है कि किसी भी तरह से इन लोगों को चकमा देकर मैं अकेले ही उस खजाने को हासिल कर लूंगा। जब वो चारों अपने अपने टेंट में सो रहे होते हैं तो ये गाइड उस किशोर के पास से उस किताब को हासिल कर लेता है, मतलब उस सारे नक्शे को याद कर लेता है। सुबह होने के बाद वो गाइड इन लोगों को हाथी के जंगल को ना ले जाते हुए शेर के जंगल को ले जाने लगा। इस तरह से थोड़ी दूर ट्रैवल करने के बाद सच में इन लोगों को एक खतरनाक शेर नजर आता है। उसके बाद क्या था, ये सारे लोग अपनी जान हथेली में रखकर भागने लगते हैं। उस शेर से बचने के लिए किशोर और एक और बंदा एक छोटी सी गुफा में जाकर छुप जाते हैं। यह शेर बहुत मेहनत करने लगता है इन दोनों को पकड़ने के लिए, लेकिन इससे नहीं हो पाता। अब बाकी लोगों के बारे में बात करें तो उस जंगल में गुम चुके होते हैं, मतलब वो दोनों लड़कियां और गाइड। उनमें से एक लड़की जब अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रही होती है उसी वक्त एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा इसके गले के पास काट कर चला जाता है, या तो फिर इसके कान में घुस जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की वहीं पर बेहोश गिर जाती है। दूसरी तरफ किशोर और दूसरा बंदा उस गुफा से बाहर आकर अपने फ्रेंड्स को तलाश करते रहते हैं। उसी वक्त इन दोनों को एक बहुत बड़ा हाथी चेस करने लगता है। सो अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। किशोर के साथ रहने वाला दूसरा बंदा पेड़ चढ़ के बैठ जाता है। वो हाथी बार बार उस पेड़ को मारकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वर्मा उस दूसरी लड़की को फाइंड आउट करके इसकी जान बचाने लगता है, जिसको एक कीड़े ने काटा था। दूसरी तरफ कैथरीन नाम की एक और लड़की अपने फ्रेंड्स को तलाश करती रहती है। उसी वक्त इस कैथरीन के पास वो शेर आकर इसको खा जाता है। दूसरी तरफ वो गाइड बिना उनकी फिक्र किए उस नागमलई जंगल की तरफ भागते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो गाइड उस खजाने की प्लेस पर पहुंच जाता है, मतलब उस जगह पर एक स्पेशल टाइप का पेड़ होता है। उसी पेड़ को देखकर इस प्लेस को पहचान लेता है, फटाफट से यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करता है। उसी वक्त इस गाइड को भी कुछ आवाजें सुनने को मिलती है। तभी एक बड़े से हाथी के ऊपर एक बंदा बैठकर इस गाइड के पास आकर अपने भाले से इस गाइड को मार देता है। प्रेजेंट डे पर हेमा का पार्टनर उस राइटर से ही बात पूछने लगता है, अरे अंकल जी इसमें क्या लिखा है, हाथी का भूत आया, कोई चील आई। राइटर कहने लगता है कि वो चील नहीं गरुड़ा है। अपनी मैडम से पूछो, अच्छी तरह से जानती है वो। द्वारकापुरी को गवर्नमेंट से पहले फाइंड आउट करने वाली तुम्हारी मैडम ही है हेमा। महाभारत के बारे में काफी सारी रिसर्च भी की है। और इसी तरह केरला के मंदिर में जो खजाना छुपा है ना, वो खजाना वहाँ पर है फाइंड आउट करने वाली तुम्हारी मैडम और उसकी टीम मेंबर्स ही है। उस टाइम तुम्हारी मैडम ने गवर्नमेंट को अपनी उंगलियों पर नचाया था। तुम्हारी मैडम का असली नाम है नंदिता। यह सुनने के बाद नंदिता कहने लगती है, अच्छा आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। राइटर कहने लगता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। अरे वर्मा की आगे की कहानी तो पढ़ो। सोचिन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस जंगल में चील की शक्ल में 3 लोग होते हैं। एक बंदा उन दोनों लड़कियों से कहने लगता है कि इतने सालों से वीरम और उसका हाथी उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ खजाना नहीं बल्कि नागमणि भी है। शिवा का आशीर्वाद उन दोनों पर होने की वजह से वो इतने सालों तक उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। वो लड़की पूछने लगती है, क्या उस नागमणि की शक्ति हम कंट्रोल नहीं कर सकते? वो बंदा कहने लगता है, क्यों नहीं, हमें एक बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, उसी शक्ति से हम उस खजाने को हासिल कर सकते हैं। एक लड़की कहने लगती है कि सांपों का ग्रुप का एक बंदा इस जंगल में आने के बाद हमारी प्रजाति दोबारा जिंदी होगी और वही बंदा नागमणि को हासिल करके हमें देगा। तब होगा गरुड़ा और सांपों के बीच का बहुत बड़ा संग्राम। हम लोगों को किसी भी तरह से वो नागमणि हासिल करनी होगी, दोबारा हमारी प्रजाति जिंदा होंगी। दूसरी तरफ वर्मा और उसके बाकी 3 लोग एक जगह पर मिल जाते हैं। वर्मा किशोर को बहुत मारने पीटने लगता है, क्या तुम मुझे धोखा देने का प्लान किया? अरे बेटा मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं, और वैसे भी तुम्हारे साथ जो गाइड आया था ना वो कब का मर चुका है। बिना मेरी मदद के कोई भी बंदा उस खजाने को फाइंड आउट नहीं कर सकता। जो कोई भी उस खजाने को हासिल करने के लिए आया वो सारे लोग मारे जा चुके हैं। चुपचाप तुम लोग मुझे फॉलो करो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। सो बाद में ये चारों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। एक्चुअली यहाँ पर 2 चीजें होती है, एक होता है खजाना, दूसरा होता है नागमणि। ये वर्मा उसी नागमणि को हासिल करने के लिए यहाँ पर आया होता है। किसी जगह पर आने के बाद वर्मा अपनी टीम मेंबर से कहने लगता है कि एक पेड़ के पास एक स्पेशल सिंबल होगा, तुम उस पेड़ को फाइंड आउट करो। सो वो चारों ऐसे ही स्पेशल पेड़ को तलाश करते रहते हैं। बहुत सर्च करने के बाद फाइनली इन चारों को वो पेड़ मिल ही जाता है जिसके ऊपर एक स्पेशल सिंबल होता है। सो ये पेड़ फाइंड आउट करने के बाद वर्मा अपनी टीम को लेकर और थोड़ा आगे जाने लगता है। उसी वक्त वो चंद्रमौली अपनी वॉकी टॉकी की मदद से वर्मा को कॉन्टेक्ट करने लगता है। वर्मा वही खुशखबरी सुनाने लगता है कि मैंने उस पेड़ को फाइंड आउट कर लिया
थोड़ी देर के बाद उस खजाने को भी फाइंड आउट कर लूंगा। चंद्रमौली शॉक में रह जाता है, क्या तुमने फाइंड आउट कर लिया? वर्मा आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं बताता, कट कर देता है। खैर जब ये चारों आगे बढ़ रहे होते हैं तो किसी जगह पर बड़े कान वाले बंदे इन चारों पर अटैक करने लगते हैं। इसी फाइट के दौरान इनके साथ जो लड़की होती है वो मर जाती है और उसी तरह वो जंगल वाले वर्मा को भी कैद कर लेते हैं। तभी इन लोगों को चील की आवाज सुनाई देने पर ये लोग वर्मा को छोड़कर फटाफट से वहाँ से भाग निकलते हैं। खैर रात होने के बाद चील के शक्ल में जो 3 लोग होते हैं ना, वो कुछ रिचुअल वगैरह करने लगते हैं। शायद इस रिचुअल की वजह से इन लोगों को काफी सारी शक्ति भी हासिल होती है। खैर सुबह होने के बाद वर्मा और उसके दोनों फ्रेंड्स दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करते रहते हैं। उसी वक्त कोई बूढ़ा बंदा अपने हाथ में गन लेकर इन तीनों को रोकने लगता है। कहने लगता है कि तुम लोग जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। मुझे पता है तुम लोग खजाने के लिए आए हो, लेकिन इस जंगल ने काफी सारे लोगों को निगल लिया। वर्मा पूछने लगता है वो तो बात ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? वो बंदा कहने लगता है कि मेरे बारे में जानने से पहले जिस खजाने के लिए आए हो उसके बारे में पहले जान लो। इस तरह से ये बूढ़ा बंदा इन तीनों को अपने घर के पास ले जाता है। घर पर आने के बाद इन तीनों को उस खजाने के बारे में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री बताने लगता है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस खजाने की शुरुआत एक मुनि से हुई, काशीवर मुनि। उस मुनि के 2 बहनें थे, सूरी और आरी। कुछ दिनों के बाद आरी की शादी हुई और उस आरी ने हजारों सांपों को जन्म दिया। वो सांप बहुत ही खतरनाक थे, सो उन सांपों को बर्दाश्त ना करते हुए सूरी ने चीलों की मांग की, मतलब उन सांपों को मारने के लिए। उस टाइम से लेते हुए बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हुई, चील और सांपों के बीच की लड़ाई। अब उन गरुड़ा से बचने के लिए आरी के दूसरे बेटे ने एक बहुत बड़े सांप का रूप लिया, जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। उसी का नाम होता है वासुकी। शिवजी उस वासुकी से प्रसन्न होकर एक नागमणि गिफ्ट पर दिया था, मतलब इसी नागमणि में कुछ पावर्स भी होती है। अब इस नागमणि को देखकर गरुड़ा की जाति वाले बहुत ही जेलस फील होने लगे और उसी तरह सूर्य भगवान भी। कुछ सालों के बाद उस नागमणि को हासिल करने के लिए बहुत बड़ा वॉर चलने लगा गरुड़ा और नागों के बीच। अब इसी लड़ाई के दौरान गरुड़ास राक्षस बन गए और वो सांपों ने इंसान का रूप लिया। बाद में नाग जाति के लोग शिवजी के पास जाकर मदद मांगने लगे। शिवजी ने उन सारे गरुड़ास को बुलाकर समझौता करवा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो गरुड़ास अपने काम को नहीं रोका। यही कोशिश में लगे रहते थे कि किसी भी तरह से उस नागमणि को हासिल करना होगा। उन नागों ने अपनी मणि को बचाने के लिए धरती पर एक स्पेशल प्लेस पर रख दिया, एक मैजिकल प्लेस पर। और इसी तरह कुछ सांप अपना शेप बदलकर उस मणि की रक्षा कर रहे थे। इस तरह से वहाँ पर वो नागरत्ना, मतलब वो नागमणि बहुत ही सेफ होती है, किसी को भी वो प्लेस नजर नहीं आती थी। इसके कई साल गुजरने के बाद वो नाग इसकी इंफॉर्मेशन रावणा को दिया था, मतलब रावणा के पूर्वजों को दिया था, और रावणा के पूर्वज जनरेशन बाय जनरेशन उस मणि की रक्षा करते आ रहे होते हैं। ऐसे ही चलते चलते एक दिन ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री पर अटैक करने लगे। इसी दरमियान में ब्रिटिशर्स और अरब उस नागमणि के बारे में पता किया। उस टाइम का राजा वीरपुत्रम उन लोगों से जबरदस्त तरीके से फाइट किया उस मणि को बचाने के लिए। इस वीर का एक चहता हाथी होता है, उसी का नाम होता है अश्वत्थामा, जो बहुत ताकतवर भी होता है। वीर ने इस अश्वत्थामा की मदद से सारे लोगों को हरा भी दिया। एक दिन वीर को ये बात पता चलती है कि इसके ही राज्य के लोग इसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उस खजाने को, उस मणि को हासिल करने के लिए। यह जानने के बाद वो राजा वीर उस मणि के बारे में, खजाने के बारे में एक किताब में लिखकर एक तांत्रिक की मदद से कहीं पर छुपाने का प्लानिंग किया, लेकिन उस तांत्रिक ने कोई चीज में जहर मिलाकर उस राजा को दे दिया। मतलब ये तांत्रिक भी उन्हीं गद्दारों में से एक होती है। वो जहर पीने के बाद वो राजा मर जाता है और उसी तरह वो लोग उस अश्वत्थामा को भी मार देते हैं, वही उस राजा का जो हाथी होता है। यह होने के कुछ सालों के बाद धीरे धीरे इस धरती से यह राज्य भी मिट गया। उसके बाद दूर के लोगों ने इस राज्य के बारे में बस कुछ अधूरी कहानी सुनी कि नागमलई के जंगलों में एक पेड़ के पास बहुत सारा खजाना छुपा है। उस खजाने को हासिल करने के लिए काफी सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन सारे लोग मरने लगे। जो कोई भी वहाँ पर खुदाई करता, वीर और उसके हाथी की आत्मा उन लोगों को मार देती। जमीन पर रहने वाले ही नहीं बल्कि आसमान पर रहने वाले भी उस मणि को हासिल करना चाहते हैं। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। वो बूढ़ा बंदा इन 3 लोगों से कहने लगता है कि जो कोई भी नाग जाति से रिलेट करता है वही बंदा उस खजाने को हासिल कर सकता है। मैंने ये सच्ची कहानी अपने पूर्वजों से सुना, सो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो खजाना, वो मणि
तुमको नहीं मिलने वाली और इसी तरह मैं ही उस राजा का आखिरी वारिस हूँ। ये सुनने के बाद वर्मा उस बूढ़े बंदे का गला घोटकर मार देता है, क्योंकि इसके पास जरूर उस खजाने के बारे में सबूत होगा। उसके घर में तलाशी लेने के बाद वर्मा को एक मैप मिल ही जाता है। उसके बाद जब ये तीनों उस मैप को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं तो एक बड़ा वाला सांप किशोर को निगल लेता है और थोड़ी देर के बाद दूसरे बंदे को भी काफी सारे सांप लिपेट लेते हैं। शायद ये बंदा भी मर जाता है। दूसरी तरफ एक बड़ा वाला सांप वर्मा को भी अपनी जकड़ में ले लेता है। उसी वक्त एक चील आकर उस सांप को मार के वर्मा की जान बचा लेती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। नंदिता उस राइटर से यही बात पूछने लगती है कि इसकी बाद की कहानी कहाँ पर है। वो राइटर कहने लगता है कि उसके बाद क्या हुआ मुझे भी नहीं पता। वर्मा कोमा स्टेज में फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मिला था। नंदिता कहने लगती है, अरे सर आपने क्या सोचा, मैं बिना रिसर्च के आपके पास आई हूँ। वर्मा ने आपको सारी बात बताई, आपने वही सारी चीजें नोट डाउन किया और वर्मा ने आपको वो मैप भी दिया। वो सारे मैप्स कहाँ पर है, क्यों आप छुपा रहे हो। राइटर कहने लगता है कि तुमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने दे दिया। मैं जानता हूँ तुम भी वहाँ पर जाना चाहती हो, लेकिन मत जाओ, यहाँ से चली जाओ। लेकिन बाद में नंदिता थोड़ा जिद करने पर वो राइटर नंदिता और उसके पार्टनर को एक रूम पर ले जाकर एक और किताब दिखाने लगता है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस सांप से बचने के बाद वर्मा अभी भी हार नहीं मानता। धीरे धीरे उस नाग लोक पर जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद वर्मा एक बहुत ही अजीब की प्लेस पर पहुंच जाता है। गरुड़ा के लोग वहां पर आकर वर्मा से कहने लगते हैं कि वर्मा तुम नाग जाति के हो, तुम ही उस भाले को वहाँ से निकाल सकते हो। नाग लोक पर जाने के लिए उस भाले को वहाँ से निकालो। इस तरह से जब वो वर्मा उस भाले को निकालता है तो वो दूसरी प्लेस पर आ जाता है। मतलब उसी प्लेस पर वो स्पेशल पेड़ मौजूद होता है जहाँ पर नागमणि होती है। वो तीन गरुड़ा के लोग वर्मा के पास आकर कहने लगते हैं कि वर्मा हमने ही तुम्हारी जान बचाई, अब तुम यहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करो। सो जब वर्मा वहाँ पर खुदाई करना स्टार्ट करता है तो वो राजा वीर और उसके हाथी की आत्मा यहाँ पर आती है। गरुड़ा के लोग अपनी शक्ति से उन दोनों को रोकने लगते हैं। ये खत्म होने के बाद तभी यहाँ पर वो क्रिएचर याली आता है। वो चारों लोग उस याली से जबरदस्त तरीके से फाइट करने लगते हैं। गरुड़ा के वो दोनों लोग बहुत जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर मेन वाली बंदी उन दोनों की आत्मा लेकर यहाँ से फुर हो जाती है, क्योंकि वो याली बहुत ही ताकतवर होता है। उसके सामने इनकी शक्तियाँ कुछ भी काम ही नहीं करती। प्रेजेंट डे पर यह कहानी पढ़ने के बाद नंदिता उसका टीम मेंबर यहाँ से चले जाते हैं। फाइनल में डायरेक्टर ये बताते हैं कि इस मूवी का दूसरा पार्ट भी आने वाला है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।